नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है और 21 जून आने ही वाला है। तो 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय दिवस के लिए चयनित क्यों किया गया? अंतर्राष्ट्रीय दिवस के दिन कौन कौन से योग अभ्यास करना चाहिए, कितना समय तक करना चाहिए, कौन से प्रार्थना करना चाहिए, क्या क्या प्राणायाम करने का प्रावधान बताया गया है, क्या संकल्प लेने का प्रावधान बताया गया है, उसका एक प्रोटोकॉल है। हम प्रोटोकॉल के अनुसार ही अभ्यास कर सकते हैं। इन सभी बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे, तो आप ध्यान से वीडियो को देखिए और अंत तक देखिए। जितना समय देंगे उतना ही ज्ञान होगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब शुरू हुआ? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत 27 सितंबर 2014 को हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में इस प्रस्ताव को रखे कि यह योग हमारे ऋषि मुनियों का एक अमूल्य वरदान है और यह विश्व पटल पर सभी को करना चाहिए। इससे हमारा समग्र उत्थान होता है और मानव और प्रकृति के बीच सामंजस्य स्थापित होता है। यह किसी भी धर्म जाति से संबंधित नहीं है। 11 दिसंबर 2014 को यूएन असेंबली के 193 देश 177 सह समर्थक देशों के द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का अनुमोदन किया। 21 जून हमारे वर्ष का सबसे बड़ा दिन होता है और सूर्य दक्षिणी गोलार्ध की तरफ जाते हैं, दक्षिणायन हो जाते हैं, जो कि आध्यात्मिक उत्थान के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। इसीलिए 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए चयनित किया। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम शुरुआत कैसे करते हैं? यदि किसी भी प्रतिष्ठान में आपको आमंत्रित किया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आप यदि योग अभ्यास कराना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, किस प्रकार से कराना चाहिए, इन सभी बिंदुओं पर हम अब चर्चा करेंगे। सबसे पहले प्रार्थना का प्रावधान बनाया गया है। तो कौन सी प्रार्थना का प्रावधान बनाया गया है? प्रार्थना ऋग्वेद से लिया गया है। ओम संगचत्वम संवदध्वम सम ओ मनांसी जानतम देवा भागम यथा पूर्वे संज्ञानाना उपासते। हम साथ चलें, साथ बोलें। हमारे देवताओं का यही सौभाग्य था कि उनकी हम उपासना करते हैं। वो एक साथ चलते थे, एक साथ बोलते थे और उनके मन एक जैसे थी, उनकी सोच एक जैसे थे। उस परंपरा को हम समाहित करें, इस प्रार्थना का भावार्थ है। उसके बाद चालन क्रिया या शिथिलीकरण क्रिया करने का प्रावधान बनाया गया है। तो चालन क्रिया और शिथिलीकरण क्रिया क्यों कराया जाता है? क्योंकि योगाभ्यास की तैयारी के लिए हमारे शरीर को ढीला होना अत्यावश्यक है। तो यह सूक्ष्म क्रियाएं हैं जिससे हम शरीर के मांसपेशियों को लूज करते हैं और हम अपने को योगाभ्यास के लिए तैयार करते हैं। चालन क्रिया में हम अपने गर्दन का अभ्यास करते हैं। गर्दन को आगे पीछे बाएं दाएं और गोल गोल घुमाने का अभ्यास करते हैं। फिर अपने कंधों के लिए अभ्यास करते हैं। कंधों के अभ्यास के बाद स्कंध संचालन इसको बोला जाता है। उसके बाद कटी संचालन अपने कमर के लिए अभ्यास करते हैं। उसके बाद हम घुटने के संचालन के लिए अभ्यास करते हैं और फिर हम चलते हैं मुख्य योग अभ्यास के प्रति, योग आसन के प्रति। ये तो शिथिलीकरण की क्रिया हो गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो प्रोटोकॉल है उसके अनुसार 20 आसन का अभ्यास करने का प्रावधान बनाया गया है। तो 20 आसन हम कैसे कराएं? सबसे पहले हमें शुरू करना होता है खड़े होकर के। खड़े होकर के 5 आसन करने का प्रावधान बनाया गया है। खड़े होकर के सबसे पहले ताड़ासन करते हैं। ताड़ासन हमारे शरीर के उत्थान के लिए बहुत ही उत्तम आसन है और कुछ समय तक, जितने उम्र तक हमारे हाइट बढ़ते हैं, हमारी ऊंचाई बढ़ते हैं, तो यह आसन ऊंचाई बढ़ाने में भी बहुत ही लाभकारी होता है। मीन्स बच्चों के लंबाई बढ़ाने में यह आसन लाभकारी होता है। उसके बाद हम वृक्षासन करते हैं। वृक्षासन हमारे मानसिक संतुलन के लिए बहुत ही उत्तम आसन बताया गया है। साथ साथ मैं बताते चलूं कि इन सभी आसनों को इस प्रकार से चयनित किया गया है कि ये सभी लोग कर सकते हैं। यह एक साधारण रूप के आसन है जो किसी को लगभग हानि नहीं करता है। अगले अभ्यास में हम पाद हस्तासन करते हैं।
हाथ को ऊपर उठाते हैं और फिर नीचे पैर के पास ले आते हैं। यह पादहस्तासन हमारे पाचन तंत्र को सुदृढ़ करता है और मेरुदंड में लचीलापन लाता है। उसके बाद अर्धचक्रासन। अर्धचक्रासन हमारे फेफड़े का विस्तार करता है, लंग्स को मजबूत बनाता है, हमारे अंदर प्राणवायु का संचार पूर्ण रूप से होने लगता है अर्धचक्रासन करने से। तो हम अर्धचक्रासन के बाद फिर करते हैं त्रिकोणासन। त्रिकोणासन हमारे शरीर के पूर्ण विकास में मदद करता है। तो ये 5 आसन खड़े होकर के करना होता है। कौन कौन है? ताड़ासन, वृक्षासन, पादहस्तासन, अर्धचक्रासन और त्रिकोणासन। बैठ करके कौन कौन आसन करते हैं? बैठ करके 7 आसनों का प्रावधान बनाया गया है। कुछ लोग इसमें 6 कहते हैं क्योंकि अर्धउष्ट्रासन और उष्ट्रासन को एक ही मान लेते हैं, बट 7 आसनों का प्रावधान बनाया गया है। तो वो 7 आसन कौन कौन है? सबसे पहले हम कहते हैं भद्रासन। भद्र मीन्स सज्जन, जो सज्जन व्यक्ति को भद्र व्यक्ति कहते हैं, उसी से लिया गया है भद्रासन। भद्रासन हमारे शरीर में सज्जनता लाता है और भद्रासन मुख्य रूप से हमारे श्रोणी प्रदेश, पेल्विक रीजन जिसको बोलते हैं, मीन्स नाभि से नीचे के जो भी प्रदेश हैं, जो भी ग्रंथि हैं, उसको सुदृढ़ करता है। तो भद्रासन जिसको किडनी, लिवर इत्यादि में समस्या रहता है, उसके लिए भद्रासन बहुत ही लाभकारी होता है। और मुख्य रूप से यह आसन महिलाओं के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। भद्रासन के बाद हम वज्रासन करते हैं, जो हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत ही लाभकारी आसन होता है और हमारे जंघों को, हमारी घुटनों को स्ट्रॉन्ग बनाता है, मजबूत बनाता है, वज्र जैसा बना देता है, इसीलिए इसका नाम दिया गया है वज्रासन। इसके बाद हम करते हैं अर्धउष्ट्रासन। अर्धउष्ट्रासन हमारे फेफड़े के लिए और कंधों के लिए लाभकारी होता है। फिर हम करते हैं पूर्णउष्ट्रासन। यह अर्धउष्ट्रासन और पूर्णउष्ट्रासन लगभग एक जैसा ही लाभकारी हो। इसके बाद शशांकासन हम करते हैं। शशांकासन भी हमारे श्रोणी प्रदेश, पेट के लिए और हमारे मेरुदंड के लिए बहुत ही लाभकारी होता है और मानसिक संतुलन में जो चिंताग्रस्त रहते हैं उनके लिए भी शशांकासन बहुत ही लाभकारी होता है। शशांकासन के बाद उत्तान मंडूकासन। उत्तान मंडूकासन मुख्य रूप से हमारे वक्षस्थल के लिए बहुत ही लाभकारी होता है, वक्षस्थल का विकास करता है और फेफड़ों में प्राणवायु का संचार बढ़ता है। अंतिम आसन जो होता है वह वक्रासन करते हैं। वक्रासन हमारे शरीर का टेढ़ा मेढ़ा आसन है। तो उस वक्रासन से हमारे मेरुदंड से लेकर के शरीर के पैर से लेकर के सभी में मुड़ाव आता है, जिससे कि सर्व व्याधि मुक्त हो जाते हैं, मीन्स सभी व्याधियों को दूर करता है। तो ये 7 आसन हमें बैठ कर करना चाहिए। कौन कौन 7 आसन है? भद्रासन, वज्रासन, अर्धउष्ट्रासन, पूर्णउष्ट्रासन, शशांकासन, उत्तान मंडूकासन और अंत में है वक्रासन। अब हम फिर पेट के बल लेट करके 3 आसन करते हैं। सबसे पहला आसन होता है मकरासन। इस आसन को लोग मुख्य रूप से कोविड पीरियड में बहुत करते थे और इसका बड़ी लाभ मिला है। मकरासन हमारे शरीर को शिथिल करता है और प्राणवायु का संचार शरीर में बढ़ाता है। मीन्स आराम से यदि आप अधिक ऑक्सीजन ग्रहण करना चाहते हैं तो मकरासन में लेट करके कर सकते हैं। दूसरा आसन है भुजंगासन। यह भी हमारे फेफड़े को विस्तृत करता है और कमर की समस्याओं को भी दूर करता है, मेरुदंड को लचीला बनाता है। उसके बाद आता है शलभासन। शलभासन भी हमारे श्रोणी प्रदेश के लिए, पैरों के लिए और हमारे मेरुदंड के लिए बहुत ही लाभकारी आसन होता है। तो यह पेट के बल लेट करके 3 आसन है, मकरासन, भुजंगासन और शलभासन। अब हम पीठ के बल लेट करके आसन का अभ्यास करेंगे। पीठ के बल लेट करके भी 5 आसन अभ्यास करने का प्रावधान बनाया गया है। उसमें पहला आसन है सेतुबंधासन। सेतुबंधासन जिसके पीठ में दर्द रहते हैं, तनाव रहते हैं, उनके लिए भी लाभकारी होता है। उसके बाद उत्तान पादासन। यह मुख्य रूप से हमारे नाभि चक्रों को सुदृढ़ बनाता है। जिसके नाभि टल जाते हैं वह यदि उत्तान पादासन करें तो नाभि टलने की बीमारी दूर हो जाते हैं। फिर होता है अर्धहलासन। अर्धहलासन भी हमारे पेट के लिए और हमारे पैरों के लिए भी लाभकारी होता है, साथ साथ मानसिक संतुलन में भी यह लाभकारी होता है। अर्धहलासन के बाद हम करते हैं पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन नाम से ही हमें पता चल रहा है
कि यह गैस की बीमारी को दूर करता है, जिसको खट्टे डकार आना या हमेशा गैस बनते रहना पेट में, मीन्स पेट के बीमारियों के लिए भी यह पवन मुक्तासन बहुत ही लाभकारी आसन होता है। और अंतिम आसन होता है शवासन, मृत शव के समान लेट जाना है, यह होता है शवासन। और इस अभ्यास मीन्स 20 आसन करने के बाद फिर बताया गया है कि प्राणायाम करना है। उस प्राणायाम में एक शुद्धिकरण का क्रिया जो कपालभाति आप जानते होंगे, कपालभाति करने का प्रावधान बनाया गया है, जिस कपालभाति में हम सांस को बहुत ही सहजता से लेते हैं। सांस छोड़ने की प्रक्रिया सक्रियता से होता है, मीन्स बलपूर्वक होता है। सांस लेते हैं सहजता से और छोड़ते हैं बलपूर्वक, इसे कहते हैं कपालभाति। कपालभाति के अभ्यास के बाद 3 प्राणायाम करने का प्रावधान बनाया गया है। सबसे पहले प्राणायाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम। जैसे कि आप जानते होंगे हमारे शरीर में अनेकों नाड़ियां हैं, 72,000 नाड़ियों का वर्णन हमारे पुस्तकों में मिलता है। तो इन नाड़ियों को शुद्ध करने का कार्य करता है वह नाड़ी शोधन प्राणायाम। इसमें हम बाएं नासिका छिद्र से सांस लेते हैं, फिर दाहिने से छोड़ते हैं, फिर दाहिने से लेते हैं, बाएं से छोड़ते हैं। इसके कुछ टाइम ड्यूरेशन है, मीन्स जितना देर में हम सांस लेते हैं उसके 4 गुने अधिक समय तक सांस रोकने का प्रावधान है और 2 गुने समय में उसे छोड़ने का प्रावधान है। लेकिन आप यदि इतना नहीं कर पा रहे हैं तो जितना देर में आप सांस ले रहे हैं उतना ही देर में छोड़ें। मीन्स धीरे धीरे सांस लेने का प्रयास कीजिए और धीरे धीरे ही छोड़ने का प्रयास कीजिए। यह हुआ नाड़ी शोधन। पहले बाएं से शुरू कीजिए, फिर दाएं से शुरू कीजिए। मीन्स पहले बाएं से लीजिए, दाएं से छोड़िए, फिर दाएं से लीजिए, बाएं से छोड़िए। इस क्रम को कम से कम 10 से 15 बार कीजिए। नाड़ी शोधन प्राणायाम है। उसके बाद शीतली प्राणायाम का प्रावधान करता है। शीतली प्राणायाम हमारे शरीर में शीतलता प्रदान करता है। यह उच्च रक्तचाप के व्यक्तियों के लिए बहुत ही लाभकारी होता है और जिसके शरीर में जलन रहते हो, फोड़ा फूंद से अधिक निकलते हो, उनके लिए शीतली प्राणायाम बहुत ही लाभकारी होता है। शीतली प्राणायाम के बाद हमें भ्रामरी का अभ्यास करना होता है। भ्रामरी प्राणायाम हमारे मस्तिष्क का विकास करता है और मस्तिष्क में जितने स्नायु तंत्र हैं उनका उत्थान करता है, उनमें संचार बढ़ाता है। इसलिए यह बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उत्तम प्राणायाम है जो कि माइंड का विकास करता है, उसके बुद्धि की तीक्ष्णता को बढ़ाता है, बुद्धि का विकास करता है। तो ये रहा 3 प्राणायाम। और इसके बाद ध्यान भी करना चाहिए। कुछ देर शांत चित्त बैठ करके ध्यान करने का प्रावधान है। इस ध्यान के बाद हमें एक संकल्प लेना होता है। मीन्स यह हमारे प्रोटोकॉल में बनाया गया है कि ये संकल्प लेना है, जो कि हम लोग कभी भूल जाते हैं। हम किसी प्रतिष्ठान में जाते हैं, योगाभ्यास कराते हैं, लेकिन आधे अधूरे करके चले आते हैं। तो उसके बाद हमें संकल्प लेना है। उस संकल्प में हमें बताया गया है कि हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसमें ही हमारा आत्मविकास समाया है। मीन्स मन को संतुलित रखेंगे तभी हमारा आत्मविकास संभव है। साथ साथ संकल्प में यह करवाना है, यह लोगों से संकल्प दिलवाना है। ये अपने ही नहीं बोलना है, लोगों से बुलवाना है, लोगों से बोलना है कि ये संकल्प लेना है। अंतर्राष्ट्रीय योग प्रोटोकॉल के तहत इस संकल्प को सभी को लेना चाहिए। फिर उसके बाद हमें संकल्प लेना चाहिए। उसके बाद हमें संकल्प लेना चाहिए कि मैं अपने कर्तव्य के प्रति, अपने कार्य के प्रति, अपने कुटुंब के प्रति, विश्व और समाज के प्रति समाज और विश्व, मैं अपने कर्तव्य निर्वाह के प्रति, कुटुंब और कार्य के प्रति तथा समाज और पूरे विश्व में शांति, स्वास्थ्य और सौहार्द के प्रसार के लिए कृत संकल्प है। इसका संकल्प लेना है और उसके बाद फिर अंत में एक प्रार्थना से समापन करना है। वह प्रार्थना है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हम सभी सुखी हों, हम सभी निरामय हों और किसी को कभी कोई कष्ट न हो। इस प्रार्थना से हमें समापन करना है। अंत में हम बताते चलें कि इस योगाभ्यास में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रोटोकॉल के तहत हमें केवल 45 मिनट में सभी आसनों को कराना होता है और 15 मिनट का जो समय दिया है उसमें आपको प्राणायाम, ध्यान और संकल्प लेना है। मीन्स टोटल
1 घंटा में आपको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन पूरा अभ्यास करा देना है और 1 घंटा में ही समापन हो जाना चाहिए, यह प्रोटोकॉल कहता है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा। यदि कोई त्रुटि हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। आपका बहुत बहुत स्वागत रहेगा।